नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, आपकी भाषा की बात करेंगे। अगर आपने भाषा सेलेक्ट किया है तो यह क्लास, यह चैनल, अगर दोस्तों सिलेक्शन पाना है तो ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन करें, सदस्यता हासिल करें। दोस्तों ये आप लोगों का परिवार है और इस परिवार में आज की क्लास में बात करेंगे व्याकरण प्लस पेडागोजी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की। 15 लाजवाब आपके व्याकरण यानी कि ग्रामर के प्रश्न रहेंगे और 15 बेहतरीन नंबर 1 के आपके आज प्रश्न रहने वाले हैं शिक्षण शास्त्र के यानी हिंदी पेडागोजी के। पूरी तैयारी चल रही है, टारगेट 30 में से 30 लाने की, भाषा में 30 में 30 लाना है और सिलेक्शन पाना है। दोस्तों इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विथ आंसर विद डिटेल के साथ। तो सभी मित्रों को वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार पे, शिक्षक भर्ती के परिवार पर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पर कल हमने एक प्रश्न किया था, कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कल की क्लास से। पृष्ठ का संधि विच्छेद होता है, तो पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रस्धन था होगा, प्रस्धन ठा होगा, या प्रस्धन था, या प्रस्धन ठा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैंने कल आपको बताया था, तीसरा हो जाएगा, प्रस्धन था बराबर पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। आदित्यवार शब्द का तद्भव होगा। दोस्तों यह आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेगा, उनमें से यह प्रश्न आएंगे कि आपका आदित्यवार शब्द का तद्भव क्या होगा। रविवार होगा, आदिवार होगा, सूरजवार होगा, या इतवार होगा। तो आदित्यवार शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इतवार। ठीक है, आदित्यवार का तद्भव अगर पूछा जाएगा तो इतवार यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, विदेशी शब्द को पहचान करना है। विदेशी, देशज शब्द हो जाए, फारसी शब्द हो जाए, उर्दू हो गए, ऐसे आपको आते हैं पहचानने के लिए। तो विदेशी शब्द पहचानना है, चाय, बालू, पापड़, मुक्ता। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। फटाफट आप लोगों को कमेंट्स आना चाहिए, राइट ऑप्शन क्या होगा। देखते हैं 30 में से कितना आप लोग स्कोर करते हैं। तो विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा? पहला, चाय जो आपका शब्द है यह कौन सा शब्द है? यह विदेशी शब्द है, सभी लोग नोट कर लेंगे, चाय आपका विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है, स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न, और प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आइए देखते हैं। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा जोड़ा पूर्ण सही नहीं है? पर्यायवाची का जोड़ा दिया गया है, इनमें से सही नहीं है। कौन सा सही नहीं? देखिए, कंचन, स्वर्ण, हिरण, हाटक, ये सभी आपके किसके? स्वर्ण, हाटक, हिरण और कंचन के ये पर्यायवाची सेम है। कन्हैया, दामोदर, माधव, राधे, तो ये आपका गलत है। कन्हैया हो गया, राधे हो गया, माधव हो गया, लेकिन दामोदर जो है यहाँ पर नहीं होता, तो पर्यायवाची जोड़ा आपका सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगला देख लेते हैं, जलज, नीरज, सारंग, अब्ज। ठीक है, तो ये सभी आपके सभी लोग जानते हैं किसका है? पर्यायवाची। जलज हो गया कमल, नीरज, ठीक है, ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची हो गए। चीर, परिधान, पट, अंबर, ये सभी अंबर के पर्यायवाची हो गए। तो आपके ये सही है, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है ये जोड़ा गलत दिया हुआ है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, ये शिक्षक भर्ती का चैनल है, आप लोगों का परिवार है और इस परिवार को आगे बढ़ाना ये आप लोगों का परिवार है। आप हैं तो दोस्तों ये परिवार है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, विलोम का सही युग्म पहचान करना। विलोम का सही युग्म पहचान करेंगे, शिक्षक भर्ती की नंबर 1 क्लास चल रही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी आपके संभावित प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ये बार बार पूछे भी गए प्रश्न है। तो विलोम का सही युग्म क्या हो जाएगा? जड़ और चेतन। देखिए विलोम का सही युग्म नहीं है। देखिए जड़ और चेतन, जड़ का विलोम चेतन होता है, योग का विलोम वियोग होता है, विज्ञ का विलोम अविज्ञ होता है, लेकिन स्वाथर का स्वाथन दे दिया, यह आपका युग्म सही नहीं है। स्वाथर का आपका स्थावान आपका विलोम नहीं होगा, तो गलत दिया गया, तो युग्म आपका गलत, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों किस ऑप्शन में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए आकाल में आधन काल, आधन भाव, आधन टल, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन अनल में आपका आ उपसर्ग जो है का प्रयोग नहीं हुआ है। अनल में क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग यहाँ पे प्रयोग आपका अनल में नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग निकलेगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों अभी बेहतरीन ये 15 प्रश्न व्याकरण के रहेंगे और अंत में 15 शिक्षण शास्त्र के यानी पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे।
सभी प्रश्न शिक्षक भर्ती वाले प्रश्न हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं और इन्हीं में से प्रश्न आना है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए व्यंजन आ गया, संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, यहीं से प्रश्न आते हैं। तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। नेगेटिव प्रश्न ज़्यादा आते हैं, कंपटीशन हाई हो गया है, सिलेक्शन पाना है। सभी क्लासेस देखें दोस्तों, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए अब्ज आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, अब्द भी है और अवधि। अब्ज, अब्द, अवधि, ये तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, लेकिन जो लय यह शब्द है यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिया शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। दोस्तों ऐसा भाववाचक संज्ञा शब्द जो आपकी क्रिया शब्द से बना हो, क्या वह भीतरी है, एकता है, वीरता है या जीत है? दोस्तों ऐसा भाववाचक संज्ञा जो क्रिया शब्द से बना हो तो वह जीत हो जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आ गए तो भैया सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करेंगे, और ऐसे ही प्रश्न समथिंग आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण कंठस्थ, सिलेक्शन पक्का। तो इनमें से निम्न से मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान करना है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम जो होता है तुम्हारा, तुम्हारा में मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुट्ठी भर अनाज डाल दो वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण है। अब सभी लोग बताइए, मुट्ठी भर अनाज डाल दो, ठीक है। अब विशेषण की पहचान करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, मुट्ठी भर अनाज डाल दो, तो यहाँ पे मुट्ठी भर मतलब क्या हो गया, परिणाम हमें निकल रहा है। ये नहीं बोला गया कि अनाज डाल दो, यह बोला गया कि मुट्ठी भर अनाज डाल दो। तो ना पे यहाँ पे गुणवाचक है ना संख्यावाचक है, संख्या में तो हो नहीं सकता, अनाज को गिना नहीं जा सकता, अनाज को तौला जा सकता है। तो तौला जा सकता है मतलब क्या हो गया, मुट्ठी भर अनाज डाल दो, ये आपका किस शब्द में विशेषण है, रेखांकित विशेषण क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। मुट्ठी भर अनाज डाल दो, यहाँ पे परिणाम दिया गया है तो विशेषण परिणामवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पे लाइक आना चाहिए दोस्तों, लाइक कमेंट्स करें, अपना छोटा सा कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक सभी लोग देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कर्म की दस से क्रिया के भेद होते हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है कि कर्म की दस से क्रिया के कितने भेद होते हैं। दोस्तों कर्म की दस से सभी लोग जानते हैं दो होते हैं। कर्म की दस से क्रिया के दो भेद होते हैं, और वो दो भेद मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर मेरी क्लासेस डेली देखते हैं आप लोगों को जरूर पता होगा। नीचे कमेंट करें फटाफट। अगला प्रश्न आ चुका है, धोबी शब्द का बहुवचन क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। यह शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न बच्चे गलती करते हैं, कैंडिडेट गलती करते हैं। कहाँ गलती होती है देखते हैं। धोबी शब्द का बहुवचन, बहुत से बच्चे धोबिया लिख देते हैं, बहुत से बच्चे धोबियाँ लिख देते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ धोबी एक हो, दो हो, 100 हो, 1000 हो, उसको धोबी ही बोलेंगे। तो धोबी शब्द का बहुवचन आपका धोबी ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न ले लें, स्क्रीन पर आ चुका है। फिर हमें अभी शिक्षण शास्त्र के भी प्रश्न करना है, तो क्लासेज बेहतरीन होने वाली है। सिलेक्शन वाले सभी प्रश्न हैं। आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। सरल वाक्य तो कतई हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने झूठ बोला ये सरल वाक्य है। आपने झूठ बोला है ये होगा सरल वाक्य, लेकिन यहाँ पे बहुत सा लंबा हो गया। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त में और या और से तो जुड़ा नहीं है, अगर बीच में और करके होता तो आपका संयुक्त हो जाता। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी, यह आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जयचंद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत से बच्चे बोलते हैं जयचंद होना क्या हो जाएगा? देश प्रेमी होना, देशद्रोही होना, देशद्रोही होना, जय करने वाला होना, या नमक हराम होना। सभी लोग कमेंट करेंगे। बेहतरीन क्लास चल रही है। जी हाँ दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। दोगुनी एनर्जी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं, वही एनर्जी कायम करते हुए वीडियो को एंड करेंगे, क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि कल भी हमें एनर्जी चाहिए, सिलेक्शन तक एनर्जी चाहिए दोस्तों। तो जयचंद होना मुहावरे का अर्थ होता है देशद्रोही होना। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति देशद्रोही होता है उसे जयचंद होना बोल देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर लाजवाब प्रश्न चल रही है। प्रश्न यह है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अर्थ क्या होगा दोस्तों? दिया गया है,
दिया यह गया है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यही होगा कि अनिष्ट तो निश्चित होता है। जी हाँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी मतलब अनिष्ट तो निश्चित ही होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न अगर लाजवाब हो, सिलेक्शन वाले प्रश्न हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा कि शामिश शब्द का विलोम क्या होगा। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। शामिश शब्द का विलोम होगा क्या भाई? असामिश होगा, कुशामिश होगा, निरामिश होगा या आपका निरामिश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सामिश का सब सही जो विलोम होता है वह आपका निरामिश हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे क्योंकि आपका परिवार है, आपका अपना परिवार है। अब बात करेंगे शिक्षक भर्ती में नंबर 1 चैनल बनने जा रहा है दोस्तों, आप लोगों का प्रेम और स्नेह है। अब बात करेंगे शिक्षण शास्त्र के शिक्षण शास्त्र पेडागोजी के उन प्रश्नों को जो सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं, शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न हैं। कल हमने ये प्रश्न किया था, कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कल की क्लास पर कि अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है दोस्तों। रेखी या शाखी यह अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन ये भी अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार है। मैथेटिक्स ये भी आपका अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार है। लेकिन अनुरूपीय शिक्षण अनुदेशन यह आपका प्रकार नहीं है अभिक्रमिक अनुदेशन का। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकार नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका प्रकार नहीं है। चलिए अब ये 15 प्रश्न देखेंगे। 15 में से पहला प्रश्न आ चुका है कि बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों। दोस्तों ऐसे छात्र जो बोलने में कठिनाई अनुभव करते हों उनको अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनके मन में भय व झिझक की भावना निकलनी चाहिए। उनको अभ्यास को समुचित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आइए देख लेते हैं कि बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को दोस्तों उनको अधिक से अधिक बोलने और पढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। जिससे वह अवसर मिलेंगे तो वो कठिनाई को दूर करेंगे। ठीक है। उनके मन में भय एवं झिझक की भावना निकलनी चाहिए। ठीक है। उनके अंदर में जो बोलने में कठिनाई होती है वो उनके अंदर क्या होता है, झिझक हो जाती है, भय होता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, हम झिझक पा रहे हैं। तो वो उनके भय को निकालना चाहिए। उनके जो मन में भय और झिझक की भावना है उनको निकालनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी उनके अभ्यास को समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये सभी बातें जो है आपके बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों, वीडियो पे लाइक आना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। दोस्तों जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, ठीक है, पहले निदानात्मक शिक्षण फिर इसके बाद आपका उपचारात्मक होता है। ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य होता है? आदेशात्मक कार्य होता है, अनुदेशात्मक कार्य होता है, नकारात्मक कार्य होता है या आपका सैद्धांतिक कार्य होता है। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण जो कार्य होता है वह आपका अनुदेशनात्मक कार्य होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लाजवाब प्रश्न है, कमेंट आना चाहिए भैया। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करें, स्कोर बताएं आपका कितना स्कोर हो रहा है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो है कौन सा होता है? स्वपरीक्षण होता है, पाठ्य पुस्तक की परीक्षण होती है, निदानात्मक परीक्षण होता है या व्याख्यान परीक्षा होता है। तो मैंने क्या बताया था, उपचारात्मक शिक्षण के पहले क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण किसके आधार पर करेंगे? उसके निदान के आधार पर करेंगे, क्योंकि पहले निदानात्मक परीक्षण होगा बाद में उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो आपका पहले क्या हो जाएगा, किस आधार पर होता है? तो निदानात्मक परीक्षण होगा, उसके आधार पर उसका उपचार किया जाएगा, तो उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है, आप लोग कमेंट करें और बता सकते हैं, जीत सकते हैं कि सबसे बेस्ट। देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है, कितना स्कोर कर रहे हैं, कितनी तैयारी है, ये चेक हो जाएगी आज की क्लास पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। दोस्तों आप लोग प्राथमिक के अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक की कक्षा की बात की जा रही है। इस स्तर पर जो है भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना।
तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ जो विधि होती है वह यह होती है दोस्तों, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ठीक है, सबसे बेहतरीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है स्क्रीन पर है। बच्चे प्रारंभ से ही, दोस्तों जो बच्चे होते हैं वह प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या भाषा में कमजोर होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है यह दोस्तों सी टेट, यूपी टेट, रीट, संविदा शिक्षक, ग्रेड फर्स्ट सेकंड सभी शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाला प्रश्न है, यानी करंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों कि बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। हो सकता है आप लोगों को यह प्रश्न आता होगा। बहुत से कैंडिडेट, बहुत से भाई बहन हैं जिनको यह उत्तर आता होगा, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं नहीं जानता आपसे आता है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे करेगा, आपके जयसवाल सर को पता कैसे चलेगा कि आपको लोगों से आ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों से आ रहा है, यानी कि हमारा सपना आप लोगों का सिलेक्शन है, तो वो टारगेट जरूर पूरा होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि होती है। दोस्तों बालक को उसके वातावरण, जो बालक का वातावरण होता है आसपास, उस वातावरण के आधार पर ही ज्ञान दिए जाने की विधि आपकी कौन सी कहलाती है। प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि या ये सभी विधि कहलाती है। फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। तो बालक और उसके वातावरण पर आधारित जो ज्ञान दिए जाने की विधि होती है वह अवलोकन विधि कहलाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी नोट्स पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जयसवाल कोचिंग सेंटर। चैनल पे आपको स्पेलिंग मिल जाएगी, वही स्पेलिंग से सर्च करेंगे, पार्ट वाइज आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्चारण अभ्यास कब करवाया जाता है। दोस्तों जो उच्चारण अभ्यास बच्चों से कब करवाया जाता है। अनुकरण वाचन करते समय कराया जाता है, अनुकरण वाचन के बाद कराया जाता है, आदर्श वाचन करते समय कराया जाता है या आदर्श वाचन के बाद कराया जाता है। तो उच्चारण अभ्यास बच्चों से कब करवाया जाता है। अनुकरण वाचन के बाद कराया जाता है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सिलेक्शन पाना हो तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए, क्योंकि यहाँ आने वाले प्रश्न जो क्लासेज होती हैं सिलेक्शन में, और सिलेक्शन को ध्यान में देकर सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न किए जाते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण शास्त्र के पेडागोजी की लाजवाब क्लास है कि रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। जो रचना होती है उनमें शब्दों का प्रयुक्त किया जाता है। कैसे। सुव्यवस्थित रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, भावात्मक रूप में प्रयुक्त किया जाता है या अभिव्यंजनात्मक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो रचना होती है, रचना में शब्दों का प्रयुक्त किया जाता है, अभिव्यक्ति रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है स्क्रीन पर प्रश्न है, कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्शन वाला है और शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। यह है कि ऐसी कौन सी व्याकरण शिक्षण है जिसकी प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है। क्या वह आपकी निगमन विधि है, क्या वह दोस्तों आगमन विधि है, क्या वह भाई बहन भाषा संसर्ग विधि है, क्या मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं वह प्रयोग प्रणाली विधि है। तो ऐसी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि आपकी निगमन विधि है। पहले नियम बाद में उदाहरण, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्याकरण की शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि निगमन विधि है। सभी लोग नोट करते जाएंगे। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। स्वलीन विकास, जिसे हम आर्टिस्टिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो स्वलीन विकास में बच्चा जो है अपने हाथ पर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है या अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो सही आंसर क्या है। स्वलीन विकास में बच्चा क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। स्वलीन विकास में जो बच्चा होता है, ऐसे में विकास पर बच्चे जब होते हैं इस स्टेज पर, तो सामाजिक अंतःक्रिया संप्रेषण में क्या होता है, बच्चा कठिनाई का अनुभव करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या दिया गया है प्रश्न स्क्रीन पर है कि कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। दोस्तों आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है।
कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हो, या आपके जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? सही एवं सटीक आंसर सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ऐसे करेंगे। क्योंकि कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे होते हैं वह चित्रात्मक के द्वारा ज़्यादा समझते हैं, जिसके वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, इस तरह की कहानी का चयन करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर, अपना अपना स्कोर, अपना अपना टारगेट, सब कुछ यहाँ पे कमेंट करेंगे। जी हाँ, अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कि दृश्य शब्द सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। बहुत से प्रश्न आपको मिले होंगे पिछले क्लासेज में, पिछले पेपर में, पिछले शिक्षक भर्ती के एग्जाम में, कि दृश्य शब्द सामग्री होनी चाहिए। लेकिन अब नया पैटर्न, नया कंपटीशन हाई हो गया है, इसलिए निगेटिव प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो दृश्य शब्द सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, यह दृश्य शब्द सामग्री होनी चाहिए। सुंदर तथा आकर्षक दृश्य सामग्री होनी चाहिए। बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली दृश्य शब्द सामग्री होनी चाहिए, लेकिन बालक को विचलित करने वाली दृश्य शब्द सामग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा के विरोध है, शिक्षा का नेगेटिव पॉइंट है। तो जब नेगेटिव ऑप्शन होता है शिक्षण शास्त्र में, पेडागोजी में नेगेटिव ही ऑप्शन होता है। तो बहुत ही है पहचान करने के लिए कि नेगेटिव अगर प्रश्न है तो नेगेटिव कोई ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रश्न को समझ गए तो आंसर भी बहुत जल्द यहाँ पे आपको टॉपिक पे पहुँच जाएंगे, ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे करेक्ट आंसर पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने का क्या लाभ है? जो बच्चों में अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका क्या लाभ होता है बाल साहित्य उपलब्ध कराने पर? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने का जो सबसे अच्छा लाभ होता है, बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है, वह यह होता है कि बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिलते हैं। ठीक है, जो बच्चों में बाल साहित्य उपलब्ध कराने का यही लाभ है कि बच्चों को विविधतापूर्ण जो है भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर क्या है प्रश्न। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? दोस्तों, अगर आप प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं तो उस समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल होना चाहिए, हिंदी भाषा के विविध रूप शामिल होना चाहिए, उपदेशात्मक पाठ शामिल होना चाहिए, या कहानियां अधिक से अधिक शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर आ गया तो आपके कविता, कहानी पॉइंट सही होता है, तो 4th ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा होगा? बहुत से बच्चे कविता कहानी पे ही अधिक शामिल होना कहेंगे, लेकिन जो राइट आंसर होगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सभी बच्चे 4th ऑप्शन लगा रहे होंगे। 4th ऑप्शन जो कि गलत है दोस्तों, जो कि सही नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विशेष की बात की गई है, तो विशेष ध्यान किस पर देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, ये आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। दोस्तों, अगर भाषा के शिक्षक बनेंगे आप, अगर आप भाषा के शिक्षक बन गए प्राथमिक स्तर पर, तो सर्वाधिक अपेक्षित क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, या कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या होता है दोस्तों? वह यह होता है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसे ही क्लासेस सिलेक्शन के लिए
आपके एग्जाम पैटर्न पर सभी प्रश्न देने के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जितने मेरे भाई बहन सभी शिक्षक बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, दिल से धन्यवाद है, दिल से थैंक्स है। और दुआ है ईश्वर से, माँ सरस्वती से कि आप लोगों का जो नया साल आएगा, जो अगला साल आएगा, वो आपके लिए सिलेक्शन लेकर आएगा और एक सीट, सरकारी सीट अध्यापक के तौर पर आपकी नियुक्त होगी। यही विजय सर का सपना है, यही जायसवाल कोचिंग सेंटर परिवार का सपना है। दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।